अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ करने वाले हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड। हमारा पहला चैप्टर होगा फंक्शन एंड इट्स लिमिट। आपको बताता चलूँ कि सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के रूटीन वाइज रोज़ की रूटीन के साथ लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन, इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फंक्शन से रिलेटेड मैं पहले इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई का लिंक है, आप जाकर वो देख सकते हैं। लेकिन वो बीएससी लेवल से रिलेटेड है, लेकिन हम सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सेकेंड ईयर से, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को फंक्शंस के बारे में नहीं पता, तो हम बेसिक से लेकर चलते हैं। और यही लेक्चर आपके नेक्स्ट आगे आप जब ई कैट और का इम्तिहान देते हैं, नस का जो इम्तिहान देते हैं, उसके अंदर एंट्री टेस्ट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आपकी प्रिपरेशंस के लिए, एमसीक्यूज की प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि हम सारा बेसिक लेवल से देखेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे। आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो लेक्चर होंगे, जो चैप्टर होंगे, उनसे रिलेटेड हम हर ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से देखेंगे। आज हम फंक्शंस को भी इंट्रोडक्शंस, ये जो हमारा पहला लेक्चर है ये बेसिक होगा और इसका इंट्रोडक्शन ही होगा फंक्शन का। इसकी डेफिनेशन, डोमेन और रेंज के बारे में बताएंगे और फंक्शंस आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये लेक्चर सारा देखेंगे तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या है, फंक्शन है क्या चीज़ है, हमें बताया गया कि फंक्शन एंड इट्स लिमिट। तो फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे कि मैथमेटिक्स में फंक्शन किसे कहते हैं। देखें भाई, हिस्टोरिकली टर्म फंक्शन की जो टर्म है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाई थी जर्मन मैथमेटिशियंस ने। जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज, इसका नाम आप आगे भी सुनेंगे सेकंड ईयर के अंदर भी। अगर आप आगे बीएससी लेवल पर भी जाते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, आगे बीएस मैथमेटिक्स करते हैं, एमएससी करते हैं, तो उसके अंदर लेबनीज का मैथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फंक्शन जो था फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया था लेबनीज ने इन 1673 में फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी। यानी एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड ही करती है ना। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है तो दूसरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है डायरेक्ट में। अगर एक क्वांटिटी को कम किया जाता है तो दूसरी भी क्या होती है, कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंड करता है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यानी एक स्क्वायर है, उसकी साइड एक्स है, चारों साइड उसकी क्या है, एक्स दी हुई है हमें। तो हम यहाँ पर ये भी क्या दी हुई है, एक्स है, ये भी क्या दी हुई है, एक्स साइड है। ठीक है, तो हम जब इसका स्क्वायर का एरिया देखते हैं तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ कह देते हैं, यानी चौड़ाई ज़रब लंबाई। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई कह दें तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो हमने दोनों लेंथ को, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों साइड बराबर हैं, हमने इसको भी एक्स कहा है, इसको भी एक्स कहा है, तो इसका जो एरिया आएगा वो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इससे देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन की मिसाल कैसे मिलती है कि एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कैसे कर रही है। अब यहाँ पे देखें तो एरिया डिपेंड अपॉन एक्स। अच्छा, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसको हम आपको क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर लेंथ क्या रखी, एक्स रखी, तो एरिया क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस स्क्वायर को यहाँ से कम कर दें, ठीक है, यहाँ से कम कर दें और इधर से ये भी कम कर दें, यानी कि आप स्क्वायर को छोटा कर दें, इसकी जो लेंथ है वो आप x-1 कर दें और इधर से भी x-1 कर दें और ये भी
x माइनस वन कर दें और ये भी x माइनस वन कर दें, यानी x से एक गुना हम छोटी कर देते हैं। इधर से भी छोटी कर दें और इधर से भी छोटी कर दें, ये स्क्वायर दरमियान वाला बन जाएगा। सो हम ये बात देख रहे हैं कि अगर हमने स्क्वायर को छोटा किया है, यानी जब हमने लेंथ हमारी x थी, अब हमने लेंथ को कम कर दिया इधर से भी और इधर से भी, तो स्क्वायर की बाउंड्री ये होगी ना, ये क्या होगी x माइनस वन। ठीक है, सो आप ये देख रहे हैं कि इसका एरिया भी छोटा हो गया है। अगर हम x को कम कर रहे हैं तो इसका एरिया भी क्या हो गया है, कम हो गया। ये एरिया पहले था और उसके बाद ये क्या हो गया, ये एरिया बाद में हो गया जब हमने उसकी लेंथ को चेंज किया है। इसी तरह अगर हम स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि एरिया डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो एरिया का आंसर कुछ और आता है, अगर x की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो फिर एरिया का आंसर कुछ और आता है। तो इसका क्या मतलब है, एरिया डिपेंड कर रहा है। जो चीज़ किसी दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है वो उसका फंक्शन होती है। एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ साइड x। जी स्टूडेंट्स, अब इस बोर्ड को रेज करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो बोर्ड को रेज करते हैं दोबारा और फिर आपको बताते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखें तो हम एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये देखें मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी है वो जो कि दूसरे पर डिपेंड कर रही है। सो यहाँ पर देखें, अगर हम इस रेडियस को, सर्कल के रेडियस को अगर हम कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस रेडियस को इतना कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, तो देखें जो पहले वाला सर्कल था जिसका रेडियस था r, वो उसके मुकाबले में जो हमने रेडियस को कम किया है तो एरिया पहले वाले सर्कल का ज़्यादा बड़ा है, और जिस रेडियस को अगर हमने कम किया है उस रेडियस के ज़रिए हमारा एरिया कम करने की वजह से एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम रेडियस को बढ़ा देते हैं तो फिर देखें तो हमारे पास सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एरिया डिपेंड कर रहा है कि रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। अगर हम रेडियस को स्क्वायर कर देते हैं और रेडियस को अगर हम बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रेडियस को पहले 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर a इज इक्वल टू पाई 2 का स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं रेडियस को 1 कर देता हूँ तो देखें आपका एरिया आ जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो देखें 4 पाई ज़्यादा बड़ा है, पाई छोटा है, तो इसका मतलब है रेडियस की वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन के साथ एरिया पर डिपेंड कर रही है। तो एरिया डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ अ रेडियस, a इज द फंक्शन ऑफ द रेडियस। ठीक है, जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है वो क्या होती है, फंक्शन होती है दूसरी क्वांटिटी के, जिसे हम रेडियस यहाँ पर कह रहे हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे थर्ड एग्जांपल देखें तो हमने वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर की बात की है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3, इसे कहते हैं रो r का क्यूब। तो यहाँ पर भी देखें तो आपके पास जिस तरह रेडियस है, रेडियस एक वेरिएबल क्वांटिटी है जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। v डिपेंड कर रहा है क्यूब ऑफ द रेडियस एंड v इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। नेक्स्ट आगे मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर नोटेशन है। फंक्शन की नोटेशन किसने फर्स्टली नोटेशन इसको इंट्रोड्यूस करवाई थी, आयलर। आयलर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्टली फंक्शन को लिखने का तरीका बताया था कि फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसकी नोटेशन ये थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके अंदर 2 क्वांटिटीज़ हैं, 2 वेरिएबल हैं, y और x। ठीक है, अब इस नोटेशन के ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी कि वो x पर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, और x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इसके रिलेटेड मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स एक्सप्रेशन है जो x की टर्म्स
जिसमें x की टर्म्स शामिल होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू 2x और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि दूसरी तरफ f ऑफ x का क्या मतलब है कि एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर टर्म्स जो होंगी वो x की शक्ल में होंगी, यानी 2x होगा, x प्लस 1 होगा, उसके अंदर y वेरिएबल का लिंक कुछ नहीं होगा, इसी वजह से उसे किस तरह लिखा है f ऑफ x। स्टूडेंट्स इसे दोबारा रिमूव करते हैं और नेक्स्ट फर्दर हम फंक्शंस की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज और फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें तो हम फंक्शंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। द फंक्शन क्या होता है, इज अ रूल दैट वी रिलेट टू सेट्स, हम दो सेट्स को रिलेट करते हैं ऐसे तरीके के साथ कि एक सेट जो A है उसका एक एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ सेट A कैन असाइन मैप, यानी उसके साथ हम मैपिंग करते हैं B सेट के एलिमेंट के साथ विद वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ B, यानी एक सेट का A सेट का एक एलिमेंट, ठीक है, उसकी मैपिंग B सेट के एक ही एलिमेंट के साथ होगी, तो वो क्या बनाएगा, आपके पास फंक्शन बनाएगा। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि मैंने यहां पर लिखा है x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये जिक्र किया था, x जो होता है ये आपके पास डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है जब अगर आप फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन अगर आप ऐसे करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट, ठीक है, और x क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आप x लिखते हैं, अगर आप x को ऐसे लिखते हैं और y को आप ऐसे लिखते हैं, तो इसके अंदर x आपके पास डिपेंडेंट, ठीक है, और y आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ज़हन में रखनी। अगर आप f ऑफ x के अंदर यानी f के साथ x लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, तो फिर आपके पास x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंड होता है, क्योंकि आप y के अंदर x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और y का आंसर तब आएगा जो आपने x की वैल्यू उसके अंदर पुट की होगी। हमारा x का आंसर हम खुद से चूज करेंगे और फंक्शन के मुताबिक आपके पास 1 के अगेंस्ट 5 तब आएगा जब वो फंक्शन 1 की इनपुट लेगा और y यानी कि y के अगेंस्ट आपका 5 आएगा और 5 आपकी आउटपुट होगी। इन्हीं को हम डोमेन और रेंज भी कहते हैं। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ सेट A, यानी A सेट की इनपुट वैल्यूज जो हम खुद से इनपुट करेंगे, x एज x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू सोन कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड डोमेन। मैंने तो चूज किए ना 4, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज ऑफ सेट B, यानी कि जो डोमेन के अगेंस्ट यानी सेट A के अगेंस्ट जो मैपिंग हुई है वो आपका क्या हो जाता है, आउटपुट वैल्यूज, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ सेट कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस याद कर लें, और ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन को भी ध्यान में रखें कि हमने एक रूल असाइन किया हुआ है कि एक एलिमेंट ऑफ सेट A इसके भी एक एलिमेंट के साथ मैप करे तो फिर वो क्या करता है, फंक्शन फॉर्म करता है। स्टूडेंट इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा। अगर आप नोटेशन फंक्शन की ये लेते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान आप अगर ये नोटेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आप ये नोटेशन चूज करते हैं तो इसके अंदर आपके पास, मैंने अभी आपको बताया y क्या होता है, y आपके पास डिपेंडेंट होता है और x आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम यहां से एक मिसाल के जरिए समझेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इनको हम कैसे बता सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है। हम एक फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x,
मिसाल के तौर पर हमने इसके लिहाज से ये फंक्शन ले लिया। देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 2x आ चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। हमने यहाँ पर कहा y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हम चेक कर लेते हैं, x के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं और y का आंसर क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल हम 4x इज इक्वल टू 1, सो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x1 पुट किया तो y का आंसर क्या आया 2। लेट्स सपोज हम अगर 4x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। ठीक है, y का आंसर क्या आया 4, x का आंसर, x जब हमने 2 पुट किया y का आंसर क्या आया 4। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो फिर y का आंसर क्या आता है 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। y का आंसर क्या आ गया 6। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं, कुछ भी पुट कर रहे हैं, y का आंसर डिपेंड कर रहा है कि जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट y का आंसर आ रहा है। यानी कि यहां पर x का आंसर क्या है, x का हमने 1 पुट किया तो y का आंसर आया 2, यहां पर हमने 2 पुट किया y का आंसर आया 4, यहां पर हमने 3 पुट किया तो y का आंसर आया 6। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू हम खुद से जज कर रहे हैं, हम खुद से पुट कर रहे हैं, तो y का आंसर हमें मिलता जा रहा है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है। तो इधर से हमें पता चलता है कि y क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा फंक्शन किस टाइप का है, वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि किस टाइप के फंक्शन आएंगे जिसमें हमने x की वैल्यू क्या चूज करनी है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम इसका अगर मैपिंग करें तो ये देखें हमने क्या लिया, ये एक सेट A है जिसको हमने x की वैल्यूज कहा था और हम एक सेट B लेते हैं, सेट y बिलोंग टू सेट B। देखें हमने x की वैल्यू 1 ली और 2 लिया और 3 ली। ठीक है, इसी तरह 2 4 और 6 आंसर आया, 4 और 6 आंसर आया। तो हमने यही तो कहा था कि फंक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर एक वैल्यू के अगेंस्ट दूसरा भी एक आंसर आए, और 2 के अगेंस्ट आंसर आया 4, 3 के अगेंस्ट आंसर आया 6। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक फंक्शन बना रहा है f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x। उस फंक्शन को हमने 2x कह दिया कि ये 2x फंक्शन बना रहा है कि जिसके अंदर एक नंबर के अगेंस्ट दूसरा y की एक वैल्यू आ रही है और x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y का एक आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब है ये हमने फंक्शन लिया, इधर से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को भी जज कर लिया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम इस नोटेशन के जरिए अगर हम ये वाली नोटेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये नोटेशन लेते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2y। फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू 2y जज करते हैं तो y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x के हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, x के हमारे पास डिफरेंट आंसर आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर y के केस में किया था कि y के हमारे पास आंसर आ रहे थे और x की वैल्यू हम पुट करते जा रहे थे, उसी तरह जैसे हमने ये मैपिंग की। सो स्टूडेंट, इसको हम रिमूव करते हैं और नेक्स्ट आगे फर्दर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि फंक्शन बेसिकली कंप्यूटर मशीन की तरह भी काम करता है कि जिसके अंदर हम कोई वैल्यू अगर कोई ऐसी इनपुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट देता है। आप सब ने कंप्यूटर चलाया हुआ है जिसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वो भी एक फंक्शन ही है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट का एक एज अ कॉम्बिनेशन बनता है, वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर जो मैथ्स में फंक्शन पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एज अ कंप्यूटर मशीन का भी काम करता है, तो जिसके अंदर हम
ये एफ फंक्शन है, इसके अंदर हमने इनपुट वैल्यूज इंसर्ट की और इसने हमारे पास आउटपुट वैल्यूज दी जिसे हम अमूमन तौर पर y कहते हैं। अगर हम ये नोटेशन यूज करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। अगर हम ये नोटेशन यूज करते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो इनपुट वैल्यूज होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं y, और जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं x। वो डिपेंड करता है कि जिस तरह की हम नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। आगे स्टूडेंट एक हमारे पास एक और भी यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपके पास ये देखें फंक्शन की एक रिस्पेक्टिव इमेजेस बनती हैं, ये सेट A है और दूसरा है सेट B। अभी जैसे मैंने बताया कि ये इसमें x के एलिमेंट होंगे, यहाँ पर y के एलिमेंट होंगे। तो ये देखें अगर x1 है तो इसके रिस्पेक्टिव आपके पास y1 होगा, इसी तरह x2 है तो इसके रिस्पेक्टिव आपके पास y2 होगा, और उसकी इसी तरह x3 है तो इसके रिस्पेक्टिव आपके पास y3 होगा। इसी तरह अगर आपके पास x की पावर n है तो रिस्पेक्टिव y की पावर n होगा। तो इसका क्या मतलब है कि रिस्पेक्टिव इमेजेस आपके पास दूसरे सेट B में होती हैं और इसको हम रेंज का सेट कहते हैं और इसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो नीचे आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।